अभी देखो, आप में से कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको मैथमेटिक्स पसंद हो? हाथ उठाना एक बार। चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चे उनको मैथ पसंद है। मैथ की क्लास में मैं अपना लाइफ का एग्जांपल आपको बताता हूं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स की क्लास में टीचर नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि आज आपको ये मैंने पढ़ा दिया, अब आप लोग घर में एक्सरसाइज बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 तक आप सब लोग बना लेंगे, उसके बाद छोड़ देना, उसके बाद तुमसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। आप घर आते हैं, आपको मैथ्स बहुत पसंद है, आपके दिमाग में टारगेट फिक्स हो चुका है। क्या टारगेट है? 9 टारगेट है कि 9 के आगे टारगेट है? 9 के आगे जाना है, ठीक है ना। और आप लग पड़ते हैं कि 9 तक बन जाए, 9 तक बन जाता है, 10वां सवाल अटेम्प्ट करते हैं, थोड़ी दिक्कत आती है लेकिन 10वां आपका बन जाता है। जब 10वां बन जाता है आपको बहुत अच्छा लगता है, अब आप क्या सोचते हैं? 11वां। 11वां बन जाता है आपको और अच्छा लगता है, अब आप क्या सोचते हैं? 12वां। 12वां बनता है, बन गया। लेकिन मान लीजिए 12वां बनने के बाद फिर आपने अटेम्प्ट लिया 13वां, और वहां पे जाकर के अब आपको वो सॉल्व नहीं हो रहा है। आपने बड़ा प्रयास किया, आपने बड़ी कोशिशें की, ठीक है ना, और ये प्रयास और कोशिशें करते 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 आप सो जाते हैं। सोने के बाद भी जब आप सो चुके हैं तब भी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कभी हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा होता है, ठीक है ना। और जब आप लेटे हुए थे, आप जब सोने का प्रयास कर रहे थे, आप दिमाग में ही क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किए, आप वापस उठते हैं, कॉपी खोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं, 13 बनने के बाद 14 भी बन जाता है, 15 भी बन जाता है। और मैं बताऊं, ऐसा कई बार हुआ। 2 सब्जेक्ट्स में मैं अपने लाइफ में एग्जाम्पल दे सकता हूं, मैथ्स में और अकाउंट्स में। जब टीचर ने कहा था कि यहां तक बनेगा और मैंने टारगेट फिक्स किया था कि उससे आगे बनाऊंगा, लेकिन मैंने उससे आगे नहीं बनाया। मैंने उस चैप्टर में जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन बनाए, और टीचर ने अनाउंस किया था एक बार कि जो क्वेश्चन नंबर 11 तक बनाएगा उसको 5 स्टार देंगे। और मैंने पूरा का पूरा अकाउंट्स, जो मुझे लगता है कि करीब 40 क्वेश्चन रहे होंगे, ठीक है ना, फाइनल अकाउंट शुरू हुआ, मैंने पूरा फाइनल अकाउंट्स एक दिन में बनाया। और जब उसको सेकंड क्लास थी टीचर की अकाउंट्स की, वहां पहुंचा तो टीचर भी जो थे वो देख करके आश्चर्यचकित रहे। तो ये जो, अच्छा, उसको बनाने में मुझे पूरी रात लगी, उस पूरे अकाउंट्स को बनाने में पूरी रात लगी। इसका मतलब है कि मैं पूरी रात जागने के लिए मैंने मेहनत की होगी, या सुनो, मैंने जागने के लिए मेहनत नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे मजा आ रहा था, ठीक है ना। आप जीवन में कभी भी मेहनत करना नहीं चाहते हो, आप हमेशा जीवन में क्या चाहते हो? मजा लेना। तो अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत करने का पैमाना कम होता है, और मजा लेते हो तो उसका कोई पैमाना नहीं होता है। जब तक मजा आ रहा है तब तक काम हो रहा है। अरे भाई, दोस्त की शादी में या भाई की शादी में आप जाते हैं, बारात में डांस करते हैं कि नहीं करते हैं? उस डांस में मेहनत करते हैं कि मजा लेते हैं? मजा लेते हैं, है ना। कभी किसी दोस्त को बोला क्या कि भाई तुम्हारी शादी में बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत डांस किया, बहुत मजा लिया, दोबारा करना? दोबारा करना बोलने पे तो गुस्सा हो जाएगा। तो द कॉन्सेप्ट ओवर हियर कि अगर आपको समझ में, या मैं कहूं अपने जीवन में आगे बढ़ना है, बड़ा काम करना है, तो आपको मेहनत नहीं करनी है। आपको क्या करना है? मजा। जब आप मेहनत करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं तो आपके एफर्ट्स, अगर एफर्ट्स को, मेहनत को, श्रम को तोला जा सके, तो मेहनत करने पे जितना एफर्ट्स आप करते हैं उससे कई गुना अधिक एफर्ट्स आप करते हैं जब आप मजा लेते हैं, ठीक है ना। तो मजा लेने की जरूरत है। और ये मैं बताऊं, मैनेजमेंट और आईटी, कंप्यूटर साइंस, ये दोनों बड़े मजेदार सब्जेक्ट्स हैं। मुझे बड़ा ये सौभाग्य है कि मुझे मैनेजमेंट मैंने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा, और आईटी मेरा पहला वेंचर था, बिजनेस वेंचर था, जो कि लगभग मैंने 1 साल तक पटना में 2000 की शुरुआत में, 2000 भी नहीं, मुझे लगता है कि 1990
98 का दौर रहा होगा, 98 99 के दौर में। उस वक्त मैंने पटना में एक आईटी कंपनी खोली थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, और वो कंपनी एक बहुत बड़ी फेलियर थी। उस कंपनी में मैंने पापा से जितने पैसे लिए थे सारे पैसे डुबा दिए, ठीक है ना। लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि वो सॉफ्टवेयर कंपनी, वो आईटी कंपनी मेरे लिए एक बहुत बड़ा बेस बनी, बहुत बड़ा लेसन बनी। और फिर मैंने अपने लाइफ में एक प्रिंसिपल बनाया, देयर आर नो फेलियर्स। कोई फेलियर नहीं होता है, जो भी होता है वो क्या होता है, लेसन। लेसन ना कि फेलियर। आप अपने जीवन में जब भी फेल होगे, आप अपने जीवन में जब भी असफल होगे, तो वो आपके लिए क्या होनी चाहिए, एक नई सीख, एक नया सबक, एक लेसन, ना कि फेलियर। तो यहां पर जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया वो था कि आपने जीवन में क्या करनी है, इंटरेस्ट, अपने अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है और इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ना है, मजे लेकर के आगे बढ़ना है। और देखो, कई बार कहा जाता है कि यदि आपको कोई ऐसा काम मिला है जिस काम में आपका बहुत रुचि है, बहुत मजा आता है, जिस काम को आप बहुत पसंद करते हैं, तब तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा है। लेकिन यदि आपको कोई ऐसा काम मिला है जिस काम को आप बहुत पसंद नहीं करते हैं, तो भी आपको उस काम को पसंद करने की शुरुआत करनी होगी। क्योंकि जो भी कर रहे हैं, अगर उस चीज को आप कमिटमेंट से करोगे तब तो उसका मजा है, कंपल्शन से करोगे तब तो फिर सजा है। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्ल नाइटिंगेल। अर्ल नाइटिंगेल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट्स का, और ये कॉन्सेप्ट, इन्होंने कई सारी बातें कही, उसमें से एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ही टॉक्ड अबाउट ए फार्मर। एक किसान की बात उन्होंने बताई। एक किसान जो अपने खेत में दो तरह के फसल उगाता है, एक अनाज का जिसमें वो बढ़िया बीज डालता है अनाज के लिए, और दूसरी तरफ वो घर पतवार झाड़ी उगाने के लिए उस तरह के बीज डालता है, उस तरह के फसल उगाता है। तो उनका बड़ा सिंपल, छोटी सी बात, उनका कहना है कि यदि आप अपने खेत में घर पतवार उगाओगे, अगर आप उसके बीज डालोगे तो क्या वो आपको अनाज देगा, या सुनो? तो यदि आपने अनाज का बीज डाला तो अनाज देगा, यदि आपने घर पतवार का बीज डाला तो घर पतवार देगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपके मस्तिष्क में आपको किस तरह का बीज देना है, जिस तरह के विचार आप देंगे, जिस तरह की सोच आप रखेंगे, जिस तरह के अपने माइंड को सजेशंस आप देंगे, वैसा ही रिटर्न, वैसी ही बातें, वैसे ही लक्ष्य, वैसे ही सपने आपके पूरे होंगे। ही वाज स्ट्रांगली बिलीवर कि जो आप चाहते हैं वो होगा, लेकिन आपको अपने मस्तिष्क को उस तरह का विचार देना होगा। और इसी कंसेप्ट को आगे चल के लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया गया। नेपोलियन हिल, इन्होंने एक किताब लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब भी आपको लाइब्रेरी में मिलेगी, और मैं चाहूंगा कि इस इमेज में सभी छात्र इस किताब को जरूर एक बार पढ़ें।
डॉर्थिया ब्रांडे, इन्होंने जो किताब लिखी थी वेक अप एंड लिव, इसका जो एक स्टेटमेंट था, क्या आप पढ़ सकते हैं? टू गारंटी सक्सेस, ये बड़ा मजबूत, बड़ी मजबूत बात उन्होंने कही, बड़ी मजबूत उन्होंने अपने इरादे को जाहिर किया। टू गारंटी सक्सेस एक्ट इफ इट वेर इम्पॉसिबल टू फेल, इम्पॉसिबल टू फेल। वो कहती हैं कि आपको यदि सफलता श्योर शॉट चाहिए, गारंटी चाहिए, तो आपने क्या करना है? आपने ऐसा एक्ट करना है, एक्ट, अभी मिला नहीं सफलता, अभी आप सफल हुए नहीं, लेकिन आप एक्ट करेंगे। फेक टिल यू मेक, फेक टिल यू मेक का मतलब जब तक अभी आप सफल नहीं हुए, लेकिन अभी भी आप सफल लोगों की भाषा बोलेंगे। अभी थोड़ा देर पहले जो वीडियो था उसमें वो कह रहे थे कि आप इस तरह से चले जैसे आपके सर पे कोई मुकुट है, ठीक है ना? तो एक आपका स्वाभिमान, आपका आत्मविश्वास और आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो जोश है, जो आपका जुनून है, वो हमेशा आपके व्यक्तित्व में रहना चाहिए। टू गारंटी सक्सेस एक्ट एज इफ इट वेर इम्पॉसिबल टू फेल, असफल होना इम्पॉसिबल है, ऐसा एक्ट करना है। और ये आज के हमारे सबसे लोकप्रिय राइटरों में से एक पॉलो कोएल्हो, जिनकी किताब एल्केमिस्ट, पहली किताब एक कहानी, लेकिन वो कहानी एक प्रेरणादायी कहानी। और मैं ये किताबों के बारे में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जब सिमेज में शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले इन किताबों के साथ शुरुआत करेंगे। और इस किताब में जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन था वो क्या लिखा गया था? When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. ये कुछ सुना वैसा लग रहा है आपको? तो अब आप जान रहे हैं कि शाहरुख खान ने जब वो लाइनें बोली थी तो वो लाइनें कहां से आई थी। जब मैं स्टार बनूंगा तो मुझे अवार्ड मिलेगा ना यार? मिलेगा ना यार, क्या यार? देख, जब मैं स्टार बन जाऊंगा ना तो मैं ये बंगला मैं खरीद लूंगा यार। क्या खरीद ले? हाँ खरीद ले। क्या अभी तो यहाँ पे वो अपने राजेश कपूर का है, लेकिन एक दिन ये बंगला मेरा होगा। चलो क्या है ना, राजेश कपूर एकदम भिखारियों की तरह रहता है, चीत लेकिन मैं एकदम स्टाइल में रहूंगा। स्टाइल, 15-16 इम्पोर्टेड गाड़ियां होंगी, स्टाइल, 50-60 नौकर चाकर होंगे, स्टाइल और यश चोपड़ा के सेट की तरह शानदार बेडरूम होगा गोल बेड के साथ। स्टाइल। अब पता है, सुबह जब मैं उठूंगा ना तो संगमरमर के फर्श के ऊपर अपना पैर रखने से पहले एक नौकर मखमल की चप्पल लाकर मेरे पैरों में डाल दे। और पता है, और दूसरा क्या करेगा? क्या करेगा? वो अपना राजकुमार वाला सिल्क का गाउन पहनाएगा। जानी। तीसरा वाला साइड में जूस देने के लिए खड़ा होगा। क्या हुआ यार? तूने तो आंख में आंसू ला दिए रे। क्यों यार, क्या हुआ? तुझे फिल्म फेयर तो बाद में मिलेगा दोस्त, पहले ये ले मेरी तरफ से बाटली अवार्ड। मेरे लिए? अरे प्रेस फोटो खींचा अरे पप्पू, मालूम है बोल इस अवार्ड के लिए एक स्पीच भी लिखा हुआ है। छोटी स्पीच लिखा हुआ सब। बैठ जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। टाइम वेस्ट। कौन बोला? ये उम्मीद, ये मैं उम्मीद कुछ समझ में नहीं आया। ओहो, अच्छा, सिंपल करूं? थोड़ा टेक 2। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप सबने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक्स वेरी मच। आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है। Happies
एंडिंग, और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। I love you, I love you all, I love you राजेश कपूर, I love you। ये क्या सड़ीला स्पीच मारेला है? I love you यार। चल खाली आओ। ए पप्पू देखना यार ये कैसा चला रहा है, कौन है? ये क्या रे बेवड़े, ये इसको पहचाना नहीं क्या? कौन मैं दारा सिंह है? क्या बात कर रहे हैं? चल ही नहीं करते। ओम कपूर। बहुत हंसी आ रही है तुझे, बहुत हंसी आ रही है। हाँ, उसकी टीम में है तू। छोड़ो, ये मेरा अवार्ड है, चीटिंग है, ये फ्रॉड है, ये अवार्ड फ्रॉड है। मुझे अवार्ड मिलेगा ना यार। मिलेगा ना यार, लेकिन अवार्ड वाले अभी नहीं, भाई तेरे को अवार्ड देना। ऐसा ठीक? अरे पहले ये ले मेरी तरफ से बाटली अवार्ड। I just want to say, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया। इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। फीलिंग लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और आपने देखा दो सीन्स थे। पहले सीन में शाहरुख इज एक्टिंग लाइक गेटिंग द अवार्ड, ठीक है ना, वो एक्ट कर रहा है कि उसे अवार्ड मिल गया, वो फील कर रहा है कि उसे अवार्ड मिल गया। और अगले सीन में दो एज द स्टोरी सेज इट्स ए रीबर्थ। लेकिन क्या मजबूत रहा होगा उसका इरादा, क्या मजबूत रही होगी उसकी चाहत, क्या मजबूत रहा होगा उसका अट्रैक्शन कि उसकी उस चाहत को पूरा होने के लिए उसे दोबारा अगला जन्म लेना पड़ा। लेकिन उसकी वो जो चाहत थी, उसका जो वो इरादा था, वो पूरा हुआ। देखो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैं तुमको इसके कुछ रूल्स बताता हूं। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने एक चीज अभी देखा कि कई सारे जो फॉरेन के राइटर्स हैं उनकी बातों को हमने देखा, लेकिन भारत में भी इन सभी विदेशी लेखकों के द्वारा जब इसकी बात कही गई तो उसके काफी पहले एक बात कही गई। कबीर ने कहा, क्या कहा? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सबसे बड़ा धनुर्धर, सबसे बड़ा जो तीरंदाज, जो निशानेबाज और सबसे बड़ा जो धनुष से योद्धा कौन? अर्जुन। लेकिन अर्जुन जब अपने मन से हार जाता है, जब अपने मन के हाथों विवश हो जाता है, तो वो रणभूमि में, युद्ध भूमि में गांडीव छोड़ देता है और कहता है कृष्ण को कि हे पार्थ, ये गांडीव इतना भारी है कि मुझसे उठता नहीं है। ठीक है ना? तो जो सबसे बड़ा धनुर्धर है वह भी अगर मन से हार जाता है तो वो हार जाता है। लेकिन अगर आप मन से जीत जाएं, जो कि हमने कुछ यहाँ पे आइकॉन्स दिखाए हैं, ये सभी वैसे लोग हैं जिनके मन में जीत आए, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो मदर टेरेसा हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो। तो अगर आप मन के ऊपर अपनी विजय पाते हैं और अपने मन को कंट्रोल करते हैं, अपने मन में जो इच्छाएं हैं, जो अपना मस्तिष्क है, उसको अगर आप
प्रोग्राम करते हैं। आप में से कई छात्र यहाँ बीसीए के छात्र हैं, है कि नहीं? जो बीसीए के छात्र, उनको क्या करना है? प्रोग्रामिंग करना है। प्रोग्रामिंग किसका करना है? कंप्यूटर का। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करनी है। अरे आपके पास भी तो एक कंप्यूटर है, या सुनो, क्या इसको भी प्रोग्राम किया जा सकता है? इज इट ऑल्सो प्रोग्रामेबल? हैव यू एवर प्रोग्राम्ड योर ब्रेन? हैव यू एवर प्रोग्राम्ड योर सुपर कंप्यूटर? भगवान ने आपको एक इतना हाई प्रोसेसिंग स्पीड का सुपर कंप्यूटर दिया है, क्या कभी आपने इसको प्रोग्राम किया है? ये कैसे होगी प्रोग्रामिंग? देखो, अगर हम ईस्ट की बात करें, हमने वेस्ट की काफी बात की, हम भारत की अगर बात करते हैं, ईस्ट की बात करते हैं, एक योग में एक विधा है जिसका अभी ज्यादा अभ्यास तिब्बत में होता है क्योंकि वहां काफी ठंड पड़ती है, और वहां पर जो योगी हैं, इसको हीट योगा अमेरिका में लोग कहते हैं, लेकिन वहां पर उसको टुमो कहते हैं तिब्बत में। टुमो के जो प्रैक्टिस करने वाले जो छात्र हैं, इसकी पढ़ाई लाहसा जो विश्वविद्यालय है वहां आज भी होती है, और इस योग के तहत छात्र अपने मन में, अपने मस्तिष्क में ऐसा विचार लाता है कि मुझे बहुत अंदर से हीट, अंदर से बहुत गर्म लग रहा है और मैं बहुत ऊर्जा से भर रहा हूं। और जब इस चीज का वो बहुत अभ्यास करते हैं, फिर उसके सारे अभ्यास के बाद उनका इम्तिहान होता है, परीक्षा होती है। और पता है इसकी परीक्षा कैसे होती है? उन्हें बिना किसी वस्त्र को पहने बर्फ पे बैठना होता है, और बर्फ पर जब वो बैठते हैं तो उनके सारे वस्त्रों को झील के पानी में, ठंडे बर्फ के पानी में भिगा करके उनके कपड़े उनके बदन पे दिया जाता है। और जो छात्र अपने कपड़ों को जितना अधिक सुखा देता है अपने बदन की गर्मी से, तो उतने अधिक नंबर मिलते हैं। बर्फ पर बैठ करके आप सिर्फ ये विचार करके, सिर्फ ये साधना करके कि मेरे अंदर ऊर्जा है, मेरे अंदर गर्मी है, मैं अपने अंदर गर्मी क्रिएट कर सकता हूं, वो इतना गर्मी क्रिएट करते हैं कि उनके जो वस्त्र हैं वो गर्मी से वो सूखने लगते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी जो ताकत है, ये एक्चुअल में हमारे माइंड में और हमारे ब्रेन में ये एक बड़ा सुपर पावर है। लेकिन इसको कैसे रियलाइज किया जाए, इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, इसको कैसे प्रैक्टिस किया जाए, ये समझना बड़ा जरूरी है। जो चाह सकते हैं वो पा सकते हैं। तो आप सब तैयार हैं जो चाहते हैं उसको पाने के लिए? अब मैं अगले 2-3 स्लाइड्स में आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और ये कैसे वर्क करेगा। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके साइंटिफिक रीजंस कुछ हैं कि नहीं है, और वो क्या हैं। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मैंने आपको कहा कि मैंने अपने जीवन में इसको जब अभ्यास में लाया तो मुझे इसका बहुत फायदा महसूस हुआ। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं, कैसे इसको आप इस्तेमाल करें और क्या ना करें। ठीक है ना? आप जानना चाहते हैं इसके बारे में? यस और नो? अभी आप एक काम करो, ऐसे नहीं होगा। आप सब अपने अपने बगल वाले का हाथ पकड़ लो, पकड़ ले जी। लड़के लड़कों का पकड़ेंगे, लड़कियां लड़कियों का पकड़ेंगी। चलो चलो, तो पकड़ ले भाई, कोई अकेला ना रहे। हाँ, सब हो गया? आर यू रेडी? जब यस बोलेंगे तो बगल वाले का हाथ थोड़ा दबा देंगे। अरे अगर किसी को थोड़ा मजा आ जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और वैसे भी आप लोग बहुत दबा रहे हो, माँ बाप के पैसे तो दबा ही रहे हो। आर यू रेडी? चलो, ये अब मुझे ऊर्जा आ रही है कि मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता सकूं कि आखिर ये आपके जीवन में कैसे काम करेगा, क्योंकि बिना ऊर्जा के ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम नहीं करता है। सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ए यूनिवर्सल लॉ। ग्रेविटेशन फोर्स एक यूनिवर्सल लॉ है, यस और नो? अगर आप भूल जाएं कि ग्रेविटेशन फोर्स है तब तो आप हवा में उड़ेंगे? नो। आपको याद रहे या ना रहे, आप जानते हो या ना जानते हो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप पे काम करता है।
ठीक है ना। उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप पे काम करता है, बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह। ये एक स्पिरिचुअल फोर्स है, ये एक फिजिकल फोर्स है। फिजिकल, जैसे कि ये कैमरामैन है, अगर मैंने धक्का दे दूंगा तो ये फिजिकल फोर्स से पीछे हो जाएंगे, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके अंदर फिजिकल ताकत भी है। नाउ ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहां पे लिखा है, 90% ऑफ द इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ आर इनवाइटेड बाय अस। 90% हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनको हमने खुद से आमंत्रित किया था। आइए, चाहे वो परेशानी हो, आ बैल, ठीक है ना। 10% जो घटनाएं हैं वो दुर्घटना हो सकती है, लेकिन 90% जो घटनाएं हैं वो हमने खुद से आमंत्रित की हैं। और we invite all good news and bad news of our life। अभी आपके मस्तिष्क में जो विचार हैं, मैंने कहा कि ये विचार जो हैं, ये क्या हैं? इनके अंदर फिजिकल एनर्जी भी है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? क्या कभी आपने देखा कि विचार से किसी को चाटा लगा हो? क्या विचार की ताकत आपने कभी देखी है? आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना है क्या? yes, sir। स्टीफन हॉकिंस के बारे में कोई बताएगा? हाँ, ही इज स्टीफन हॉकिंस, वन ऑफ द मोस्ट ब्राइटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के एक सबसे महान वैज्ञानिक। लेकिन आपको इनके बारे में पता है कि ये चल नहीं सकते हैं, ये हिल नहीं सकते हैं, ये बोल नहीं सकते हैं। और इनका जो व्हील चेयर है वो कैसे चलता है? ब्रेन के वेव्स के थ्रू। जब ये अपने ब्रेन वेव से मैसेज देते हैं कि रुक जाओ, तो इनका व्हील चेयर रुक जाता है। जब ये ब्रेन वेव से मैसेज देते हैं कि आगे जाओ, तो वो आगे जाता है। जब दाएं जाओ बोलते तो दाएं जाता है, बाएं जाओ तो वो बाएं जाता है। दैट्स द फिजिकल फोर्स। सी, ब्रेन वेव्स। अभी कई बार होता है ना, हमारे घर में कोई आता है, कोई व्यक्ति आता है, आप बोलते हैं कि भाई ये बड़ा नेगेटिव वाइब्स आ रहा है, ठीक है ना, इसकी वाइब्स बड़ी पॉजिटिव है, इसकी वाइब्स बड़ी नेगेटिव है। तो ये जो ब्रेन वाइब्स जिसको हम कहते हैं, ये वाइब्स अपने आप में एक एनर्जी होती है, और इन ब्रेन वेव्स को, इन वाइब्स को मेजर किया जा सकता है। दे कैन बी मेजर्ड, ठीक है ना। अच्छा, अभी क्या होता है कि जो ब्रेन वेव्स हैं उनका अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है। अभी जो बिल्कुल नेगेटिव वेव्स होंगे वो क्या चाहेंगे? नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से मैच करेंगे, टैली करेंगे, और नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है वी ऑल आर ह्यूमन मैग्नेट्स, वी ऑल आर ह्यूमन मैग्नेट्स। मैग्नेट क्या करता है? तो जैसे हम मैग्नेट हैं, और हम अगर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं, तो हम नेगेटिव सोच को, नेगेटिव बातों को अट्रैक्ट करते हैं। और देखिए ना, अक्सर ऐसा होता है जिसको कि आप बोलते हैं कि कोइंसिडेंस हो गया। आज सुबह सोचे थे कि ये 2 क्वेश्चन जो है ये नहीं पढ़े हैं, भगवान न करे ये आ जाए, वही आता है ना, ठीक है ना। हाँ हाँ, अभी जा रहे हैं वहां पर इस ऑफिस में, और देखो यहां पर ये क्या हो गया, ये कौवा बीट कर दिया, पहले ही शगुन खराब हो गया। फिर वो बिल्ली रास्ता काट गई। आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आप गाड़ी से जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई। आपके गाड़ी का वजन जो है वो कम से कम भी 500 किलो होगा, बिल्ली का बेचारी का क्या वजन है? लेकिन आपका दिमाग जो है वो क्या हो गया? नेगेटिव। आज तो जहां जा रहे हैं वहां कोई काम होगा ही नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। इंटरव्यू में जा रहे हैं, सब गड़बड़ हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट गई। अभी क्या होता है? होता है काम कि नहीं होता है? नहीं होगा। जैसे ही आपने नेगेटिव मैसेज दिया कि आज काम नहीं होगा, आज तो दिन ही खराब है, आपका दिन खराब होना शुरू। जैसे ही आपने बोला कि आज दिन खराब है, आपका दिन खराब होना शुरू। तो आपने अपने ब्रेन से पॉजिटिव मैसेज देने हैं। अच्छा देखो ना, कई बार आप घर जाते हो, सोचते हो भाई आज मम्मी जो है कहीं से खीर बना दे, जैसा बढ़िया वाला वो खीर बनाती है वो खीर बना दे। बिल्कुल उसके घर में ऐसा ही होता है, उसकी मम्मी हमेशा उसको खीर बनाती है, बड़ा वेवलेंथ मैच करता है, लगता है। और खीर पसंद नहीं लगता उसको, भाई जोरदार ताली बजा देगा उसके लिए।
जिन चीजों को हम अपने जीवन में कई बार कोइंसिडेंस समझते हैं कि संजोग है, जनरली एक्चुअल में वो क्या होता है, वेवलेंथ वाइब्रेशनल मैच होता है, ठीक है ना। दैट इज द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देयर आर सेवरल मशीन्स जो बनाई गई हैं जिससे कि आप ब्रेन के वेव्स के थ्रू लाइफ में बड़ा बड़ा कई सारे, अपने रूम के लाइट्स ऑन करने हैं, ऑफ करने, इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो आप ब्रेन वेव्स के थ्रू कर सकते हैं। मैंने बात की अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उन कुछ छात्रों की जिनको सिमेज के माध्यम से जॉब मिला। हमने सिमेज भी नहीं, मैं द करियर कैटलिस्ट की बात करूंगा। 2001 में द करियर कैटलिस्ट की शुरुआत की थी और 200 स्क्वायर फीट के एक छोटे से ऑफिस से द करियर कैटलिस्ट शुरू हुआ था। और उस वक्त अगर मैं किसी को कहता कि मेरा ये मिशन है, मेरा ये लक्ष्य है कि मैं बिहार से 10,000 लोगों को मुझे जॉब देना है, उस 200 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट का मतलब इस स्टेज से छोटा, ये स्टेज 200 स्क्वायर फीट से काफी बड़ा है, ठीक है ना। तो शायद मुझे लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल क्या है, ये पागल है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो थोड़ा पागल बनना पड़ेगा, और मैं तो कहता हूं थोड़ा नहीं, आपको पूरा पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि पागल ही दुनिया में कुछ करते हैं। अपना लक्ष्य जब भी आप निर्धारित करो, आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि जब उसे कोई सुने तो आपको बोले पागल हो गए हो क्या। और जब आपको 5-10 लोग बोल दे कि पागल हो गए हो क्या, तो समझ लेना कि लक्ष्य तुमने बिल्कुल सही रखा है। और फिर अपने मन को कहना, हां मैं पागल हूं, हां मैं पागल हूं, क्योंकि पागल ही कुछ करते हैं और पागल ही कुछ बनते हैं, और दुनिया को जिसने बदला है वो सभी पागल ही थे। हमने करियर कैटलिस्ट में 30,000 से भी अधिक बच्चों को जॉब लगवाई। 30,000। मैंने 10,000 का एग्जाम्पल दिया तो आपने भी कह दिया कि पागल वाली बात, लेकिन 30,000 से अधिक छात्रों को जॉब लगवाई। ये लॉ अट्रैक्शन ही था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये लगातार ये संदेश था, मेरे दिमाग में लगातार ये चाहत थी, ये इच्छा थी, ये जज्बा था कि मुझे ये काम करना है। और सारी परिस्थितियां, जैसे वो शाहरुख खान बोल रहा था ना कि जब किसी चीज को आप बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात साजिश करती है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हजारों बच्चे आए, पूरे बिहार से बच्चे आने लगे और हमने उनको ट्रेन किया, और वो उस तरह की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती गई। और लेकिन जब हमने ये सारी ट्रेनिंग्स और ये सारे प्लेसमेंट्स किए, तब मेरे मन में एक और इच्छा आई और मैंने सोचा कि क्या यह संभव हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2006, 2006। 2006 में बिहार में यहाँ का अपना कोई बड़ा कॉल सेंटर नहीं था। द करियर कैटलिस्ट कॉल सेंटर की ट्रेनिंग दिया करती थी, जहां हमने इतने हजारों प्लेसमेंट किए, और हम हर महीने बिहार से सैकड़ों बच्चों को बाहर जॉब लगवाते थे। और बाहर की सारी कंपनियां, इनफैक्ट ईस्ट इंडिया के सबसे बड़े प्लेसमेंट कंसल्टेंट थे, IBM, विप्रो, जेनपैक्ट, WNS, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, ये हमारे यहाँ के अपने बच्चों को, कैंडिडेट्स ले जाती थी। लेकिन मेरे मन में था कि ये सारे बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को अपना घर परिवार छोड़ के जाना पड़ता है, किस चीज के लिए? जॉब के लिए। तो क्या बिहार में हम यहाँ एक अच्छा कॉल सेंटर लगा सकते हैं कि यहीं पर लोगों को जॉब मिले? और तब मैंने जो सपना देखा था, मेरा वो सपना भी पूरा हुआ। दिस वॉज माई कॉल सेंटर्स। जब ये बन रहा था तब की तस्वीर है, और इस कॉल सेंटर में कुल 400 लोगों को जॉब मिला। बिहार का पहला कॉल सेंटर जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों को जॉब मिला, और 24 आवर्स ये कॉल सेंटर चलता था। और रिलायंस कंपनी के लिए कॉल सेंटर हमने बनाया था, और काफी दिनों तक ये कॉल सेंटर हमने चलाया। उसके बाद ड्यू टू सर्टेन पॉलिसीज हमारा जो स्विच, मेरा जो फोकस था वो एजुकेशन पे शिफ्ट किया, और हमने एजुकेशन की तरफ कदम बढ़ाया। सिमेज की शुरुआत हुई, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग में थे तो ट्रेनिंग में हम अपने एक मिशन को पूरा कर रहे थे, छात्रों को रोजगार के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त मेरे दिमाग में एक मिशन और आया कि मैं चाहता था कि मैंने जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई को
और आगे तक ले जाने के लिए और अपने आप को अपने मिशन में और बेहतर बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे कुछ समय मिले और मेरा एडमिशन IIM अहमदाबाद में हो जाए. अगेन आई चैलेंज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आई डिपोज्ड माई फेथ इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. और मैं लगातार इस चीज को सोचता था कि किसी तरह से मुझे समय मिले और मैं IIM अहमदाबाद जाकर के वहां से पढ़ाई कर सकूं, ताकि मैं अपने पढ़ाई में और अपने छात्रों की पढ़ाई में और बेहतरी कर सकूं. वो भी सपना मेरा पूरा हुआ. और उसके बाद सिमेज की शुरुआत हुई. मेरे जो कुछ आइकॉन्स हैं उनमें से एक आइकॉन है APJ कलाम. जब हमने सिमेज 2009 में शुरू किया था और 2010 में कलाम बिहार आने वाले थे, मेरे मन में आया कि कलाम सिमेज आ सकते हैं क्या. और मैंने इसके लिए कई सारी जगहों पे बातचीत करनी शुरू की. मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में बात किया, मैंने राजभवन में बात किया, मैंने कई जगह बात किया. लेकिन सबने कहा अरे अभी आपका इंस्टीट्यूट कितना नया है, अभी आपका इंस्टीट्यूट कितना छोटा है. कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं और कोई ऐसे वैसे पूर्व राष्ट्रपति नहीं है. आज भी जनता जो वर्तमान राष्ट्रपति है उनसे ज्यादा रिस्पेक्ट और रिगार्ड देती है कलाम को. तो कलाम आपके सिमेज में आएंगे ये तो नहीं होगा. लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कलाम को सिमेज में बुलाना है, अपने छात्रों से मिलवाना है. और फिर मैंने इसके ऊपर अपना जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, जो उसकी मेथोलॉजी है, उसका प्रयोग किया. और सब ने कहा कि ऐसा नहीं होगा. मैंने जिसको भी बोला, अपने जितने भी मित्रों को बोला कि मैं चाहता हूं कलाम को सिमेज में बुलाऊं, सब ने कहा छोड़ दो, ये पागलपन की बात है, कलाम सिमेज में नहीं आएंगे. मगर कलाम सिमेज में आए. इज इट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है क्या? करता है. ठीक है ना. जब ये मेरे संग वर्क किया तो फिर ये आपके संग भी वर्क करेगा. मेरा अगला लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम अट्रैक्टिंग इट. और मुझे लग रहा है कि ये कायनात फिर से साजिश कर रही है. देखो ना, अभी तक बिहार में इतने सालों से कोई यूनिवर्सिटी बिल नहीं था. आपको पता, मैं बताऊं, लगभग 10 दिनों पहले असेंबली में बिहार प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया है. और जब भी इसका फॉर्म, जब भी गवर्नमेंट इसमें अप्रूवल एप्लीकेशन लेना शुरू करेगी, मेरा ये अपने आप से वादा है कि पहले महीने में सरकार के पास, बिहार सरकार के पास सिमेज यूनिवर्सिटी का फॉर्म जमा होना चाहिए. और जब से ये हमने ये शिक्षा के क्षेत्र में काम शुरू किया, लगातार ये प्रयास रहा कि छात्रों को और बेहतर सुविधाएं कैसे दें, और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दें, और बेहतर अच्छे फैकल्टी कैसे दें. और इस क्षेत्र में एक जरूरी संसाधन है, वो है जमीन. इसको लेकर के बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था, क्योंकि जमीनें बिहार में बड़ी महंगी हो गई और हमारे लिए, हमारे ट्रस्ट के द्वारा उतनी जमीनों को खरीद पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा था. लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं हर जगह इस्तेमाल करता हूं, क्या ये यहां भी काम आ सकती है. और मैं आपको बताऊं कि आपके कॉलेज को यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने के लिए 10 एकड़ की जमीन पटना के बगल में बीटा में और अलॉट हो चुकी है. तो वो सारी चीजें, वो सारी बातें जो मैं सोचता था कि मुझे करना है, मैं देख रहा हूं कि वो सारी चीजें हो रही हैं. ठीक है ना. लेकिन अभी क्या है कि मैंने आपको ये सारी बातें बताई, ये सारी चीजें आपको बताई, ठीक है ना. आपके मन में क्या चल रहा है? हो सकता है कि सर बोल रहे हैं इनके लिए आसान रहा होगा, है ना. हो सकता है इनको सब कुछ बहुत लेडी लक फेवर कर दी होगी, इनका सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक है ना. लेकिन सबको ऐसा करे ऐसा जरूरी तो नहीं है. हाँ, मेरे लाइफ में तो क्या है, बहुत प्रॉब्लम है. यस और नो?
आपके लाइफ में सब कुछ आसानी से होता है कि प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। जिस दिन आप ये सोचना बंद कर देंगे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी बंद हो जाएगी। बिलीव मी, अगर आप, ऐसा भगवान ने किसी को नहीं बनाया जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना, लेकिन वो व्यक्ति, वो लोग जो अपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानने को तैयार नहीं है, जो अपनी समस्या को समस्या मानने को तैयार नहीं है, उनके जीवन से प्रॉब्लम बाहर हो जाती है, समस्या बाहर हो जाती है। छोटा सा तरीका, छोटा सा उपाय, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, आप लेकिन अपने डिक्शनरी से प्रॉब्लम वर्ड को हटा दो। कि हम प्रॉब्लम वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है। आप प्रॉब्लम का प्रयोग नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में चैलेंज का प्रयोग करेंगे। अभी क्या है, जब आप प्रॉब्लम वर्ड बोलते हैं, एक व्यक्ति प्रॉब्लम में घिरा हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम में घिरा हुआ, ठीक है ना, आपके मन में इमेज क्या बनती है, दिमाग में पिक्चर क्या बनता है? एक थका हारा, निराश, उदास, परेशान बेचारा प्रॉब्लम में, है ना, है ना। और अगर यही वो व्यक्ति बोले कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आज यहां क्लास कर रहे हैं, कल आपकी क्लास एसके पुरी में होगी, सिमेज कॉलेज के बगल में जो हमारा हॉल, एक हॉल है, वहां पर होगी। कल भी इंडक्शन प्रोग्राम है, कल कुछ अलग तरह की बातें होंगी। मंडे से आपकी क्लासेस अलग अलग जगह पे क्लासेस होगी। हो सकता है कि 4 घंटे की क्लास हो, 5 घंटे की क्लास हो, किसी किसी बैच में 6 घंटे की क्लास होगी, ठीक है ना। आप 5-6 घंटे क्लास करने के बाद घर जाएंगे, कई सारे असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स लेकर के। घर में आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर पूछेगी, और बेटा कैसा रहा दिन तुम्हारा? क्या दिन? जो प्रोफेसर आया रगड़ के चला गया, दिमाग का दही कर दिया है। अभी मम्मी क्या सोचेगी कि बेटा बेचारा बहुत परेशान हो गया है, ठीक है ना, इसको फिक्स पिलाया जाए। और यही अगर आप घर पे जाएं, आपसे पूछा जाए दिन कैसा रहा, और आप कहें कि बहुत चुनौतीपूर्ण था दिन, बहुत चैलेंजेस थे, तो मम्मी को भी लगेगा कि कुछ वीर कुंवर सिंह, राणा प्रताप, कुछ असर आया। अभी जैसे ही आप शब्दों के चयन में बदलाव करते हैं, शब्दों के चयन को बदलते हैं, सिनेरियो बदल जाता है। तो प्रॉब्लम ना कि चैलेंज। देखो भाई, मेरे जीवन में जब भी चैलेंजेस आती हैं, पिछला कुछ महीना कई विविध कारणों से थोड़ा चैलेंजिंग रहा होगा, और जब भी चैलेंजेस आते हैं, मेरे को एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। वाजपेयी जी, हो सकता है जीवन में कभी किसी समस्या में, प्रॉब्लम में फेस कर रहे होंगे, चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे, और उनका स्विच जो था वो ऑफ रहा होगा। उन्होंने कविता लिखी, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, घाव बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, घाव बड़े गहरे हैं, गीत नहीं गाता हूं। बेनकाब चेहरे हैं, घाव बड़े गहरे हैं, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी ये कैसी नजर, लगी ये कैसी नजर, बिखरा शीशों सा शहर, लगी ये कैसी नजर, बिखरा शीशों सा शहर, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। पीठ में छुरी सा चाप, पीठ में छुरी सा चाप, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं। ये विश्वासघात की कल्पना है, और हमारे सबके जीवन में कभी इस तरह के मोड़ आते हैं
जब हम बड़े हताश, निराश और उदास हो जाते हैं। लेकिन फिर वाजपेयी जी ने अपने स्विच को ऑन किया और फिर एक नई कविता लिखी, एक नए जोश के संग, एक नई उम्मीद के संग उन्होंने एक नई कविता लिखी और कविता का शीर्षक है गीत नया गाता हूं। गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती से उग आया नव अंकुर, झड़े सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पे ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं टानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इन द मोमेंट्स, वीक मोमेंट्स, कमजोर क्षण, जब हमारे अंदर की प्रेरणा घटती है, जब हमारे अंदर का जो ऊर्जा है वो बिल्कुल क्षय हो जाती है, हम अपने आप को बिल्कुल कमजोर पाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अब बस हारने वाले हैं, आप एक बार इस तरह की कविता का पाठ करें, देखो कैसे अंदर से ऊर्जा आ जाती है। अरे ऊर्जा हमारे अंदर ही होती है। अभी मैं आपको बताऊं, आपके बीच कटरीना कैफ आने वाली है, बड़ी ऊर्जा आ जाएगी, ये सुनो। तो ऊर्जा तो तुम्हारे अंदर ही है ना, कहीं बाहर से थोड़ी ना आती है, ठीक है ना। How to use ओके कैसे इस्तेमाल करें। सबसे पहला रूल क्या है, क्रिस्टल क्लियर गोल्स। आपके जो इसके रूल्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, क्या आप चाहते हैं, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप क्या चाहते हैं, जैसे कि मैं जो चाहता हूं वो मेरे लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आप जो चाहते हैं क्या वो आपके लिए क्रिस्टल क्लियर है, क्या आपके गोल डिफाइंड हैं। देखो, एक व्यक्ति ऑटो रिक्शा में जाता है, ठीक है ना, और रिक्शा वाले के पास जाते ही उसे बोलता है चलो चलो तुरंत तुरंत चलो, जल्दी चलो, ले चलो। रिक्शा वाला उसको देखता है, बोला ले चलो। रिक्शा वाला दोबारा देखता है, बोलता है कहां ले चलो, बोला वो तो नहीं पता। आपके गोल, आपके जो आपने जो अचीव करना है वो क्रिस्टल क्लियर डिफाइंड है या नहीं, नहीं है तो कर लो। अभी क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैंने किसी एक छात्र को समझाया, उससे पूछा कि आपने इस पे वर्क किया, बोला हाँ किया, लेकिन मेरे संग ये वर्क नहीं किया। बोले तुमने क्या मांगा था, बोला सर मैं चाहता था कि मेरे हाथों में हमेशा नोटों का बैग हो। चलो ठीक है। दूसरी चीज, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, मेरे नीचे हमेशा बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, अगल बगल में बड़ी बड़ी गाड़ियां हो और चारों तरफ लड़कियां हो। हम बोले तो क्या दिक्कत हुई, वो बस का कंडक्टर बन गया, लेडीज बस का, हाथ में नोटों का बैग, बस अगल बगल बड़ी बड़ी गाड़ियां और लड़कियों का बस था ना, लेडीज बस, तो उसमें तो वैसी लड़कियां थी। तो अगर आपका क्रिस्टल क्लियर गोल नहीं होगा, अगर आपके गोल वेल डिफाइंड नहीं होंगे, तो हो सकता है आप भी बस के कंडक्टर बन जाओगे। आपने अपने गोल को बहुत ही क्लियरली डिफाइन करना है। सेकंड, राइट योर गोल्स। अपने गोलों को, अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को क्या आपने कभी लिखा है, कभी लिखा है। सर समय ही नहीं मिला लिखने के लिए, बहुत सी चीजों के लिए समय मिल जाता है, हाँ, टीवी पे बिग बॉस देखने के लिए समय मिल जाता है, हाँ, अपने गोल्स को लिखने के लिए समय नहीं मिलता है। देखो,
डू यू नो दिस पर्सन? ब्रूस ली। ब्रूस ली ने 1979 में अपने आप को एक पत्र लिखा था, उसको कहते हैं द ब्रूस ली लेटर। वो लेटर भी मैं आपको अभी यहां दिखाऊंगा। और उस लेटर में ब्रूस ली ने ये लिखा अपने आप को कि अगले 10 वर्षों के अंदर मुझे अमेरिका का सबसे बड़ा स्टार बनना है, सबसे बड़ा हीरो बनना है। और जब ब्रूस ली ने 1979 में अपने आप को यह पत्र लिखा था, उस वक्त वो एक स्पॉट बॉय था, वो एक स्टार नहीं था। वो साइड हीरो का, कभी कभी साइड आर्टिस्ट का कुछ कुछ रोल करता था, कभी भी उसको कोई भी लीड रोल, कोई भी महत्वपूर्ण रोल उसको नहीं मिला था। और उस वक्त उसने अपने आप को पत्र लिखा जिसमें कि उसने लिखा कि मुझे अमेरिका का सबसे बड़ा हीरो बनना है। क्या यह पागलपन वाली बात नहीं थी? और उसने लिखा कि मेरे पास अगले 10 वर्षों के अंदर में $10 बिलियन होंगे। कितना? 1979। ठीक है ना? यानी कि उसने अपने सोच के दायरे को बहुत बड़ा किया। ठीक है ना? हम लोग तो सोच का दायरा उतना बड़ा नहीं कर पाते हैं, सोच के दायरे को उसने बड़ा किया। और दिस वाज द ब्रूस ली लेटर। आई शो यू द लेटर आल्सो। ये लेटर है, दिस इज द जेन्युइन एक्चुअल लेटर ऑफ ब्रूस ली। ठीक है ना? उसने लिखा कि मुझे 10 मिलियन यानी कि 100 लाख, ठीक है ना, मुझे इतना डॉलर कमाना है। और ये लेटर उसने लिख करके अपनी जेब में रख लिया। और ये रियलिटी हुई कि जो स्पॉट बॉय था, जो साइड आर्टिस्ट था, वो अमेरिका का सबसे बड़ा स्टार बना, वो अमेरिका का सबसे बड़ा हीरो बना। और उसे $10 मिलियन कमाने में 10 साल भी नहीं लगे, उसके पहले ही संभव हुआ। लेकिन वो हमेशा अपनी जेब में अपने आप को लिखा गया पत्र रखता था। तीसरा जो तरीका इस्तेमाल करने का, देखो, अगर अभी कई बार बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो मेले से चश्मे खरीद के लाते हैं। चश्मे का शीशा जो है वो लाल रंग का, किसी का हरे रंग का, किसी का ब्लू रंग का, ऐसा होता है ना? हाँ, कुछ तो बड़े लोग भी, लड़के जो है देखते हैं हरा चश्मा पहने रहते हैं। ठीक है ना? अभी जब आप ये हरा चश्मा पहनेंगे या लाल रंग का चश्मा पहनेंगे तो आपको जो सारी दुनिया दिखाई पड़ेगी वो जिस रंग का शीशा होगा। या सुनो, ठीक है ना? अगर आपने लाल रंग का चश्मा पहना, आपको सब कुछ क्या दिखाई पड़ेगा? लाल। ब्लू पहना है तो सब कुछ ब्लू। ठीक है ना? अभी अगर आपने एक दिन पहना, फिर दोबारा पहना, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, अगर आप उस चश्मे को 1 महीना, 1 साल, 5 साल पहनेंगे, तो क्या 5 साल में आपको सब कुछ लाल या सब कुछ ब्लू, सब कुछ वही? आप, कोई अगर आपसे पूछे अभी कि आपने ये लाल पहना है तो आपको क्या दिख रहा है? लाल दिख रहा है। लेकिन अगर आप 5 साल तक पहने रहेंगे तो आप क्या बोलेंगे पता है? आप बोलेंगे सब कुछ लाल ही होता है, सब कुछ ब्लू ही होता है। अभी क्या है, आप जिस सोच से चीजों को देखते हैं वही आपके जीवन में होता है, वही आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है ना? तो मैं कहता हूं कि आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपके गोल हैं, उसको एक बार बहुत मजबूती के साथ, बहुत क्रिस्टल क्लियर मैनर में आप उस चीज को विजुलाइज करो। क्या करना है? विजुलाइज। द पावर ऑफ विजुलाइजेशन, इसको कहते हैं द पावर ऑफ विजुलाइजेशन। ठीक है ना? और मेरा ये पूरा दृढ़ संकल्प है, मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि यदि आप अपने सपने को रोज देखते हैं, यदि आप अपने सपने को रोज जीते हैं, यदि आप अपने सपने को रोज सोचते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आपका सपना सच हो चुका है, अगर आप वैसे बिहेव करते हैं कि आपका सपना वो जो है पूरा हो रहा है, सच हो रहा है, धीरे धीरे आप उसको सच करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो एक्चुअल में सच हो जाता है। तो इसको कहते हैं द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। और आज अभी यहां पर
हम चाहेंगे कि सभी छात्र, कुछ ना कुछ तो सपना है ना तुम्हारा, या सुनो, ठीक है ना, एक बार आप सब अपने अपने सपने को क्या करना है, विजुलाइज करना है। क्या करना है? सपना देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना? तो अपने अपने कुर्सी पे बिल्कुल आराम से पीछे हो जाओ, जितना पीठ एकदम सीधी कर लो, पीछे कर लो एकदम, ठीक है ना, एकदम आराम, रिलैक्स, ठीक है ना, समझ गए? एकदम आराम से। ऐसा देखो, दुनिया में सबसे टेस्टी चीज क्या है पता है? चॉकलेट आइसक्रीम। उससे भी टेस्टी देखो, अगर अभी तुम्हारी नाक और मुंह को मैं 2 मिनट के लिए बंद कर दूं, सांस लेने ना दूं, 2 मिनट तक सांस ना ले पाओ, और उसके बाद जब सांस लोगे 2 मिनट के बाद, तो जो वो हवा मिलेगी ना, वो सबसे दुनिया में वो सबसे टेस्टी लगेगी, वो सबसे कीमती चीज है, वो सबसे वैल्यूएबल चीज है। और भगवान ने जो जितनी कीमती चीजें हैं, जो सबसे कीमती और सबसे वैल्यूएबल चीजें हैं, वो भगवान ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, ठीक है ना। हवा कोई पैसे लगते हैं, पानी फ्री दिया, ठीक है ना। तो भगवान ने हमें दुनिया की सारी कीमती चीजें, और सुनो, सब सारी बातें छोड़ो, आप में से यहां जितने लोग बैठे हैं, इनमें से करोड़पति कौन कौन है? चलो ठीक है, हमारे संस्थान में कुछ करोड़पति भी आए हैं। अच्छा, पढ़ाई वाले करोड़पति हैं, हाँ, रुपये के टर्म में। हाउ मेनी ऑफ यू, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर वर्थ? आपकी वर्थ कितनी है, आपकी वैल्यू कितनी है? अमेरिका में एक मेडिकल जर्नल में मैं पढ़ रहा था, उस मेडिकल जर्नल में ये कैलकुलेट किया गया कि यदि ह्यूमन बॉडी को, आपके शरीर को अगर किसी लेबोरेटरी में बनाया जाए, अगर किसी फैक्ट्री में उसको पूरा प्रोड्यूस किया जाए, वो सारे सिस्टम्स, वो सारे ऑर्गन्स, वो सारे नर्व्स, तो एक व्यक्ति को प्रोड्यूस करने का, एक व्यक्ति को निर्माण करने का कॉस्ट आएगा 75,000 करोड़ रुपए, $12 मिलियन। हाँ, अरे भाई, अभी एक व्यक्ति को बनाने के लिए कौन 75,000 करोड़ रुपए लगाएगा? लीगल और इलीगल की बात तो बाद में आती है, क्या कोई 75,000 करोड़ रुपए लगाने को तैयार है? भगवान ने तो आपको जो बनाया है, उसको अगर इंसान बनाना चाहे तो 75,000 करोड़ रुपए लगेंगे। तो आपको जो इतना अमूल जीवन मिला है, इसकी क्या वैल्यू है? अब आप समझिए। अब आप घर जाकर के कम से कम मम्मी को बोल सकते हैं कि मम्मी, मैं भी करोड़पति हूं। तो जितनी जरूरी चीजें हैं, वो सब हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब देखो ना, सबसे, जब बच्चा पैदा होता है, सबसे ज्यादा कष्ट किसे होता है? मां को होता है। क्या बच्चे को नहीं होता है? उस बच्चे को शायद मां से कम कष्ट नहीं होता है, शायद मां से ज्यादा ही कष्ट होता हो, क्योंकि वो मां के गर्भ में बड़ा सुरक्षित था, बड़े आराम से था, एक बैग में था, उसमें पानी भी था, वहां से किक मारता था, हाँ, ऑल इज वेल। लेकिन अब जब वो बच्चा जब जन्म ले लिया, ठीक है ना, जब आपने जन्म ले लिया, बड़ा काम हुआ जी, तब आगे और भी बड़े बड़े काम होंगे। जब सांस मिल गई, हवा मिल गई, ठीक है ना, तो नौकरी भी मिलेगी। अभी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका टेंशन लेके कई बार हम परेशान हुए जाते हैं। तो अभी सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी अपनी कुर्सी पे पीछे आराम से बैठना है और एक बार जोरदार सांस लेनी है। जितनी मर्जी चाहे उतनी ले लो, बस बगल वाले को परेशान मत करना। और अब आप लंबी सांसें लेते हुए आप अपनी आंखों को बंद करें। आप सब अपनी आंखों को बंद करें और बंद आंखों में आप सोचे अपने सपने के बारे में। आप सोचे वो सब कुछ
जो आप चाहते हैं अपने जीवन में पाना। आप सोचे वो जो आप बनना चाहते हैं। आप सोचे वो जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। वो सुख, वो सुविधा, क्या सपना है आपका, वो सब कुछ सोचो। कैसी, क्या आपको कोई अच्छा जॉब चाहिए, कैसा जॉब चाहिए, वो क्या होगा। आप अपने आप को विजुलाइज करो, इमेजिन करो। इमेजिन करो कि एक बड़े से पर्दे पर पिक्चर चल रही है और उस पिक्चर में आप हो और आप अपना सपना वहां पे पूरा होता हुआ देख रहे हो। बिल्कुल उसमें रंग भर दो। कैसी जॉब है, क्या आप अपना बिजनेस सोचा था आपने, कैसा बिजनेस है, कैसा कैबिन है, क्या मीटिंग रूम है, क्या आप चाहते हैं कि आपका अपना एक घर हो, कैसा घर चाहते हैं। एक बार उसे पूरे रंग भरते हुए आप उस सपने को देखो। अगर आपने, हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम कहते हैं ना, सपने वो नहीं जो हम नींद में सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हम खुली आंखों से जागते हुए देखते हैं। तो आप सब एक बार आज दिन में यहां पर इस अभी सपनों को अपने देखें। एक बार जोरदार देखा आपने, बिल्कुल क्लियर। आप में से जिसने जिसने भी दिल से अपने सपने को देखा है, आप में से जिसने जिसने भी अपने सपनों को देखने के बाद दिल से यह माना है कि आपका सपना पूरा होगा, और इसके बाद जो बिल्कुल बच्चे की तरह, बिल्कुल बच्चे की तरह सेलिब्रेट करेंगे, जो लोग दिल से सेलिब्रेट करेंगे इस सपने को, उनका सपना पूरा होगा। तो आपने अपना सपना देखा, नाउ यू कैन सेलिब्रेट। थोड़ा और, इतना जोर से, इतना जोर से। भाई जिनके माता पिता नहीं आए उनको घर पे पता चलना चाहिए ना। दिस वॉज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सर्कस में जो हाथी होता है उसके लिए कहा जाता है कि उसको कई बार एक बहुत ही पतली चेन से बांध दिया जाता है, जिस चेन को यदि हाथी, या चेन तो मोटी है लेकिन जिस खूंटे में बांधा गया वो खूंटा बड़ा कमजोर रहता है, ठीक है ना। लेकिन हाथी कभी भागता है सर्कस से जल्दी? पागल जब तक ना हो तब तक नहीं भागता है, ठीक है ना। सर्कस में बंधा रहता है। तो वो क्यों बंधा रहता है? बचपन से वैसे ही बंधा रहता है। तो हमारे दिमाग में भी हमने बहुत सारी चीजें बचपन से ऐसी बांध ली है, इतना चेंड हो गए हैं कि हम कुछ बड़ा सोचने में हमें डर लगता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे सारे विजुअलाइजेशन जो हैं वो चेंड हो गए हैं, हमारा जो दिमाग है वो चेंड हो गया है। तो हमें अब लगता है कि हम इस दायरे के बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने अपने दायरे को तोड़ना होगा। देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर हम आज की इस क्लास को समाप्त करेंगे। 4 तरह के छात्र। पहले वो जो पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। इन छात्रों को सभी लोग चाहते हैं, सब इंस्टीट्यूट वाला चाहता है कि ये सब स्टूडेंट हमारे यहाँ आ जाए। इसको पढ़ना आता है और ये पढ़ना चाहता भी है। अब आप में से कौन कौन इस कैटेगरी में आते हैं इसका परीक्षण हो जाएगा। नंबर 2, वैसे छात्र जो कहते हैं कि पढ़ सकता हूं, नहीं पढ़ता। पढ़ना आता है, नहीं पढ़ूंगा। क्या करोगे? अभी यहां पर एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इस एटीट्यूड प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हो सकता है कि जैसे आज का सेशन था ऐसे कुछ सेशंस होंगे तो फिर वो काम में आ सकता है। नंबर 3 पर पढ़ने की इच्छा है, तरीका नहीं मालूम। ये भी बड़े अच्छे हैं, इनको तरीका सिखा दो, इनका काम हो जाएगा। इनके संग प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनके संग दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। हम ऐसे बच्चों को भी लाइक करते हैं, नंबर 1 को भी बहुत लाइक करते हैं, नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो नंबर 1 2 3 हो गया। अब कौन सा बचा?
नंबर 4 ये हैं। अभी ये नंबर 4 वाले को पहचान लेना। इन नंबर 4 वालों से बच के रहना, ठीक है ना। इनका भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये भी बहुत खींचते हैं, इनका भी ग्रेविटेशन होता है। आ जाओ तुमको दिखाते हैं, आ जाओ तुमको असली क्लास कराते हैं, ठीक है ना। तो इनके गुरुत्वाकर्षण से बच के रहना। देखो अब आप सब बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए, ठीक है ना। अभी आप कॉलेज के अंदर क्या करते हो उसको हम थोड़ा देखते हैं, लेकिन आप कॉलेज के बाहर क्या करते हो उसको हम देख सकते हैं क्या? देखते हैं। अब जब सामने दिख जाओगे तो आंख बंद तो नहीं ना कर लेंगे। कई बार कॉलेज के अगल बगल में मुझे इस तरह के छात्रों का समूह भी दिखाई पड़ता है जो जिंदगी को धुएं में उड़ाता चला गया। तो मैं उन सबको बुला लेता हूं कि आ जाओ मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है ना। और नहीं तो मैं अपनी मेमोरी में उनके फोटोग्राफ खींच लेता हूं, ठीक है ना, या किसी दूत को भेज के बुलवा लेता हूं। और फिर मैं बड़े हो चुके हैं, उनको मैं डांट नहीं सकता हूं, मना भी नहीं कर सकता हूं, उनकी अपनी जिंदगी है। लेकिन उनकी जिंदगी पे उनके अभिभावकों का भी तो कुछ अधिकार है कि नहीं जी? तो मैं कहता हूं कि आप एक काम करो, आपके परिवार के द्वारा ये सामूहिक निर्णय लिया गया होगा कि आप इतना रुपए जो है ये धूम्रपान पे लगाओगे। पैसे तो पापा ही देते हैं ना कि आप कमाते हो। तो उनसे एक सहमति पत्र ले आओ, सहमति पत्र ले आओगे, हम क्लास चालू कर देंगे। और नहीं तो यहां से एक पत्र जाएगा कि इस तरह से आपके जो साहबजादे हैं वो ये सारे नए नए शौक जो रख रहे हैं, इसके लिए आप उनको धन मुहैया कराते हैं ना, सहमति देते हैं ना। ये ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? आप वो भी बोलोगे तो भी है। ऐसी कई सारी चीजें हैं। जब कॉलेज के एग्जाम्स होंगे, इंटरनल टेस्ट हमारे कॉलेज में, आपके कॉलेज में हर 6 महीने पर होगा, और उसके जो नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, वो आपके घर पर जाएंगे। आपके अभिभावकों का दस्तखत उसमें होगा, और सैंपल बेसिस कई बार अभिभावकों को फोन करके बुलाया जाएगा। और नहीं अगर हम ये सब कुछ कर पाए तो हम चाहते हैं अभिभावक खुद से चल करके कॉलेज में आए। और देखो ये पूरा जो मसला है, ये जो पूरा जो मामला है, ये आपके ऊपर कंपल्शन क्रिएट करने का नहीं है। ये कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से आपके परिवार वाले भी तो जानना चाहते हैं ना कि आप किस दिशा में किस स्पीड से बढ़ रहे हो। तो हम चाहेंगे कि पूरा परिवार एक साथ, वो जैसे पूरी कायनात मदद करती है, सबसे पहले परिवार तो मदद करे, ठीक है ना। तो ये कुछ सिस्टम हमारे यहाँ रहेगा। और पढ़े रहने से अच्छा है, क्योंकि आप हमेशा पढ़ते लिखते रहने से अच्छा पढ़े रहना चाहते हैं, है कि नहीं? अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं सकता, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहता, ठीक है ना। क्या आप सीखना चाहते हैं? लर्निंग एटीट्यूड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये क्या है? व्हाट इज इट? हाँ, पीयर टू पीयर लर्निंग। आपको पढ़ाने का जिम्मा किसका है? टीचर्स का, ठीक है ना। लेकिन मेरा मानना है कि ज्यादातर अच्छे संस्थानों में जितना सीखने को शिक्षक से मिलता है, उतना ही या कई बार उससे भी ज्यादा सीखने को कहां से मिलता है? दोस्तों से, ठीक है ना। पीयर टू पीयर लर्निंग। तो सिमेज में एक ग्रुप लर्निंग का कॉन्सेप्ट होगा। ग्रुप लर्निंग के कॉन्सेप्ट में आपके क्लास को अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा जाएगा, 6-6 बच्चों के ग्रुप्स में बांटा जाएगा। और ये 6 छात्र अलग अलग तरह के होंगे। कोई पढ़ने में बहुत तेज होगा, कोई पढ़ने में बहुत कमजोर होगा, कोई हो सकता है कि कोई बहुत ग्रामीण इलाके से होगा, कोई हिंदी मीडियम से होगा, कोई
इंग्लिश मीडियम से होगा, किसी का कंप्यूटर अच्छा होगा, किसी का कंप्यूटर अच्छा नहीं होगा। इस तरह की उसमें अलग अलग स्किल सेट के लोग होंगे, और आपको जो भी पढ़ाई करनी है उस पढ़ाई को अपने ग्रुप में डिस्कस करना है, आपने प्रेजेंटेशंस बनाने हैं, और शनिवार को, सैटरडे को जो क्लासेस होंगी, कई बार या यूजुअली हमेशा सैटरडे की जो क्लासेस है वो टीचर्स नहीं लेंगे, वो क्लास स्टूडेंट लेंगे। सप्ताह भर में जो पढ़ाई हुई है उस पढ़ाई को अब ग्रुप को प्रेजेंट करना है। पहला ग्रुप आएगा वो प्रेजेंट करेगा, बाकी क्लास को सीखेगी समझेगी। दूसरा ग्रुप आएगा वो उसके आगे का टॉपिक प्रेजेंट करेगा, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, ठीक है ना। तो इससे क्या फायदा होगा, कोई बता सकता है? रिवीजन होगा, रिपीटेशन होगा, हेजिटेशन दूर होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा, पीयर टू पीयर लर्निंग भी तो होगी। जिस फ्रेंड का क्लास छूट गया था उसका भी तो रिवाइज हो जाएगा, या सुनो, ठीक है ना। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपने पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया, मामला खत्म हो गया। जब आप आते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए तब मालूम पड़ता है कि लो मैंने क्या पढ़ाया था और इसने क्या समझा, ठीक है ना। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे चीज बदलाव हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आपकी लाइब्रेरी में एक आपको रजिस्टर बनाना है, और हर सप्ताह उस रजिस्टर पर आपको किसी ना किसी एक किताब के कम से कम एक पैराग्राफ लिखना है, ज्यादा नहीं। कितना? एक पैराग्राफ। कुछ तो पढ़ोगे तब तो लिख पाओगे, ठीक है ना। और बड़ी सुंदर लाइब्रेरी है, छोटी है लेकिन बहुत सुंदर है। मैं पटना की लगभग सारी लाइब्रेरियों में गया हूं। जो किताबें आपको सिमस की लाइब्रेरी में मिलेंगी, और जितनी किताबें, कम किताबें नहीं है, सिमस की लाइब्रेरी में आपको लगभग 50,000 किताबें। हमारे लिए उतनी किताबों को अभी रखना भी एक समस्या है। अब चूंकि हमारे पास स्पेस बढ़ते जा रहा है तो अब हम एक पूरी फ्लोर, एक बड़ा फ्लोर पूरा लाइब्रेरी का बना रहे हैं, लेकिन जब तक वो नहीं बन पाया तब तक हमारी उतनी किताबों को रखना भी एक टास्क है, ठीक है ना। तो आप एक लाइब्रेरी रजिस्टर बनाएंगे, और हर महीने एक छात्र को सिनेपोलिस या मोना सिनेमा हॉल में एक पिक्चर, एक छात्र या दो छात्र को देते हैं ना हम लोग, दो को देते हैं, दो छात्र को, उसको हम लोग कहते हैं रीडर्स लीडर अवार्ड, ठीक है ना। आप किताब पढ़ेंगे, आपको सिनेमा देखने का मौका मिलेगा। कौन नहीं चाहता इस अवार्ड को जीतना? हमने पहले किताब पुरस्कार में देते थे, बच्चे बड़े कम आ रहे थे, हमने बोला हटाओ किताब को, सिनेमा का टिकट दो या आइसक्रीम का कूपन दो, ठीक है ना, कहीं पे पिज्जा का कूपन दे दो, ये ज्यादा पढ़ेंगे किताब। हमारा पर्पस किताब पढ़ने से है, भले ही पिज्जा खा के पढ़ो। पीयर टू पीयर लर्निंग से जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे पास, अगर मैं बच्चों को चाहूं तो दो भाग में बांट सकता हूं। पहला रैबिट स्टूडेंट और दूसरा कछुआ स्टूडेंट। अभी रैबिट स्टूडेंट और कछुआ स्टूडेंट में रेस कौन जीतेगा? रेस कछुआ जीतता है, ठीक है ना। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, ठीक है ना। ये रैबिट ने देखा कि भाई हमारे पुरखे गलती कर गए थे, सो गए थे, आज तक हम लोग झेल रहे हैं, ठीक है ना। अब चाहे जो भी हो जाए सोना नहीं है, ठीक है ना। पूरी लगन के साथ वो दौड़ता रहा, ठीक है ना। और अब जब वो पूरी लगन से दौड़ा और बीच में कहीं पर भी सोया नहीं, रेस कौन जीता? रैबिट जीता। तो हमारे पास बहुत सारे रैबिट छात्र हैं जो कि बहुत तेज हैं, जिनके अंदर बहुत क्षमता है, जिनके अंदर पहले से बहुत सारा अर्जित ज्ञान है, पहले से अर्जित ज्ञान है। वो जहां से भी, जिस भी संस्थान से पढ़ के आ रहे हैं, वहां से बहुत सारा स्पीड लेकर के आ रहे हैं, अच्छा बेहतर स्पीड लेकर के आ रहे हैं। और कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनको अच्छा वातावरण पहले नहीं मिला, वो थोड़े, उनको वो स्पीड, वो पेस, वो रफ्तार उनको नहीं मिल पाई, वो माहौल उनको नहीं मिल पाया। वो कौन छात्र? कछुआ छात्र।
अभी कछुआ जो हार गया, लेकिन कछुआ ने सोचा कि हम तो नाक कटवा दिए अपने खानदान का। आज तक लोग बोलता था कि कछुआ रेस जीतता है तो जीतना पड़ेगा। वो जाके रैबिट को दोबारा ललकारता है, आओ फिर से रेस होगी। अब रेस तीसरी बार फिर से होगी, एक बार हम जीते, एक बार तुम जीते, अब एक तीसरी रेस, ठीक है ना, और रास्ता मैं तय करूंगा। इस बार रेस जो होगी वो इस जंगल से हो करके नदी के पार उस जंगल तक जाएगी। अब बेचारा कछुआ, एक बेचारा खरगोश, वो बड़ी तेजी से दौड़ता है, जंगल जंगल होते हुए, दूसरे दूर जंगल होते हुए नदी के उधर से वो उधर जाने की कोशिश करता है, नदी के उस पार। और ये कछुआ क्या करता है, ये आराम से धीरे धीरे जा रहा है और फिर पानी में तैर के नदी के पार पहुंच जाता है। रेस कौन जीतता है? तो मेरे यहां जितना भी कछुआ स्टूडेंट आता है उसके अंदर कुछ ऐसा स्पेशल पावर होता है जो रैबिट को नहीं पता होता है। और ये जो गांव के छात्र हैं, ये जो गांव का छात्र है, ठीक है ना, हमको बहुत पसंद आता है। क्या है कि गांव वाला जो छात्र है वो देखने में कछुआ लगता है, लेकिन जीवन का हर रेस असल में कछुआ ही जीतता है। अभी कछुआ रेस कब जीतेगा? कछुआ रेस तब जीतेगा जब कछुआ का स्विच ऑन होगा, ठीक है ना। अभी क्या होता है, कछुआ रेस जीत जाता है, फिर क्या होता है, ये सिमेज में कछुआ और खरगोश आपस में कंपटीशन करने लग जाते हैं। ये लगातार कंपटीशन होता है, लेकिन 3 साल पूरा हो जाता है और 3 साल पूरा हो जाने के बाद कंपटीशन सिर्फ सिमेज के कछुआ और खरगोश में होगा, और बहुत सारे कछुआ खरगोश और बहुत सारे दूसरे जानवर आ जाएंगे, है कि नहीं। तब क्या करना चाहिए? बोला स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पीयर टू पीयर लर्निंग करते हैं। मैं जमीन पे तेज दौड़ता हूं, तुम मेरी पीठ पे आ जाओ, तुम पानी पे तैर सकते हो, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ पीयर टू पीयर लर्निंग, ठीक है ना। और देखो आज तो ये संभव नहीं हो पाया, आज का काफी समय हम लोग यहां अभी गुजार चुके हैं। कल कुछ ऐसे कार्यक्रम या कुछ ऐसे गेम्स मैं करवाना चाहूंगा जिसमें आपको पीयर ग्रुप समझ गए ना, फ्रेंड सर्किल कहते हैं ना, हर एक दोस्त बोला कमीना होता है। अरे कमीना ही है लेकिन जरूरी तो है ना, है? तो आपके कई नए दोस्त बनेंगे, है ना। ये कल एक, आज और कल दोनों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन में नए लोगों का प्रवेश हो रहा है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके जीवन में नए लोगों का प्रवेश हो रहा है, ठीक है ना। और ये लोग कॉलेज के जो फ्रेंड होते हैं, जीवन भर इसका महत्व होता है कि नहीं होता है। तो ये तो डिपेंड करेगा कि आपको कैसे फ्रेंड बनेंगे या आप कैसे उनसे फ्रेंडशिप बनाएंगे, ठीक है ना। हमारा सबसे महत्वपूर्ण एक काम जीवन में है कि लोगों को खुश करना, लोगों से दोस्ती बनाना, ठीक है ना। देखो महाभारत की कहानी आपने सुनी है कि नहीं सुनी है? सुनी है। महाभारत का युद्ध क्यों होता है? महाभारत का युद्ध होता है क्योंकि द्रौपदी जो थी ना, उसका स्विच जो था वो क्या था? ऑफ था। अभी पांडव वनवास में गए थे और वहां से जब वनवास पूरा करते हैं वो अपना एक अलग राज्य स्थापित करते हैं, इंद्रप्रस्थ। और वहां पर दुर्योधन उनको महल को देखने जाता है, उनको बुलाया जाता है। दुर्योधन उस महल में मेहमान है, ठीक है ना। और दुर्योधन का जब उस महल में जाता है, उस महल को देखता है, दुर्योधन का स्विच ऑन होता है कि ऑफ होता है? ऑफ होता है। ये क्या बना लिया इन लोगों ने,
ये हमारे हस्तिनापुर से बढ़िया बना लिया, ये कैसे बना लिया। दुर्योधन के मन में कौन सा भाव आ रहा है? जेलसी का भाव आ रहा है, जलन का भाव आ रहा है, ठीक है ना, जेलसी का भाव आ रहा है। और दुर्योधन का स्विच क्या हो गया? ऑफ हो गया। दुर्योधन आगे रास्ते में कहीं पर पानी है जिसको वो समझ नहीं पाता है, वहां वो पूरे पानी में गिर जाता है, पूरा भीग जाता है, ठीक है ना। और जब वो पानी में गिर गया, उसे चोट लगी, वो भीग गया, तो उसे देख करके बड़े जोर से हंसती है। कौन? क्या बोलती है? अंधे का बेटा अंधा। अब बताओ, आपके जेठ गिर गए हैं और आप कह रही हैं अंधे का बेटा अंधा, ये भी कोई बात हुई? अगर आपके जेठ गिर जाएंगे तो आप क्या करेंगे? कोई जो भाभी होगी वो क्या करेगी? जाएगी, मदद करेगी, पूछेगी कहीं चोट तो नहीं लगी आपको। आप जाएं, इस अपना वस्त्र उस कमरे में बदल लें, आपको कहीं कोई चोट लगी हो, कुछ खाना, मतलब ये क्या बोलना कि अंधे का बेटा, ये तो स्विच ऑफ था, ठीक है ना। और देखो, कोई मुझे बोल दे कि सर आप थोड़े अंधे हैं, तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि तो बुरा दिखाई पड़ता है। लेकिन जिसको दिखाई नहीं पड़ता है, जो सही में, कभी उसको अंधा बोलना चाहिए क्या? बट ये द्रौपदी को नहीं समझ में आ रहा था। अभी जब द्रौपदी ने ये किया तो फिर बदले में क्या हुआ? श्रीकरण हुआ। और चलो स्विच ऑन किया द्रौपदी ने, बोला मेरे पति काम नहीं आएंगे, तो उसने कृष्ण को बुलाया, कृष्ण आए, उसकी लाज बचाई। लेकिन उसके बाद फिर द्रौपदी का स्विच ऑफ हो जाता है। अभी द्रौपदी बोलती है कि जब तक दुशासन के सीने से खून लाके नहीं धोगे, मैं अपने बाल उसी से धोऊंगी, अदरवाइज मैं अपने बाल नहीं धोऊंगी, खुला रखूंगी, क्योंकि वो मेरे बालों को पकड़ के घसीटते हुए मुझे राज दरबार में ले गया, ठीक है ना। ये हुआ था ना कहानी, ठीक है। अरे भाई, अगर मैं द्रौपदी का कंसल्टेंट होता तो उनको एडवाइस करता, मैम शैम्पू ले लीजिए, शिकाकाई, रीठा, कोई मिट्टी से धोते थे उस जमाने में। लेकिन ये खून के चक्कर में आपने क्या किया? इतनी बड़ी महाभारत करा दी, और मां ने अपने 5 बेटों की कुर्बानी दे दी। द्रौपदी के 5 बेटे महाभारत की लड़ाई में मर जाते हैं। ऐसा भी क्या बाल धोना? मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, महाभारत में जो हुआ वो तो हमारे को लेसन है, लर्निंग है। लेकिन आप अपने जीवन में ये जो जेलसी है, ये जो अहंकार है, और ये जो बदले की भावना, रिवेंज है, ये 3 दुश्मन है आपके, जेलसी, एंगर और रिवेंज। इनसे बच के रहने का है, या सुनो, ठीक है ना। ये महाभारत की कहानी हमें यही सिखाती है। और भी कुछ सिखाती है क्या? महाभारत का एक और कैरेक्टर जो मुझे बहुत पसंद है, अर्जुन। द्रोणाचार्य अपने सारे शिष्यों को बुलाते हैं। ये कहानी आप सबने सुनी है कि नहीं सुनी है? अपने सारे शिष्यों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि निशाना लगाओ, ठीक है ना। निशाना कहां लगाना है? जी, सबसे पहले किसको बुलाते हैं? युधिष्ठिर को। पूछते हैं तुमको क्या क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर क्या बोलता है? सब दिख रहा है। क्या? सर, नदी है, पेड़ है, आसमान है, हाँ, जानवर हैं, घास है, सब कुछ दिख रहा है। बोलते हैं जाओ खड़ा हो। फिर भीम को बुलाते हैं। भीम भी वो सब बात बताता है, उसको भी बोलते हैं लाइन में खड़ा हो जाओ। लास्ट में कौन आता है? अर्जुन। अर्जुन जब आता है और निशाना साधता है, उसके हाथ में जरा सा भी कंपन नहीं है, उसकी आंखें बिल्कुल एकाग्रचित्त है। और द्रोणाचार्य पूछते हैं तुम्हें क्या दिख रहा है? द्रोणाचार्य उसको थोड़ा सा डिगाते हैं, आंख तो दिख रहा होगा लेकिन और भी तो चीजें दिख रही होंगी। बोला नहीं, सिर्फ
आंख। बोलते हैं लगाओ निशाना, और निशाना लगाता है खचाक, चिड़िया की आंख। Now, ये कहानी मैंने तुमको क्यों सुनाई? इस कहानी का जो एक शब्द में, जो एक शब्द है सबसे महत्वपूर्ण, वो पता है क्या है? फोकस। ठीक है ना? आपने क्या करना है? फोकस करना है। आप एक साथ अपने जीवन में 10 गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। आपने फोकस करना है। कब तक फोकस करना है? जब तक अचीव ना हो जाए। आपने देखा होगा वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको यदि धूप में लगा दिया जाए, ठीक है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर आप धूप में लगा दे, धूप पड़ रही है उस पर बड़ी तेज, लगाए रखे, फोकस किए रखें, थोड़ी देर में क्या होगा? आग लग जाएगी। अगर आपका फोकस बना हुआ है, अगर आपका फोकस लगातार सतत है, तो क्या होगा? आप आग लगा सकते हैं। लेकिन वो आग लगने के 1 सेकंड पहले यदि आप मैग्नीफाइंग ग्लास को हिला देंगे, तब क्या होगा? फोकस अपना क्या करना है? बनाए रखना है। ठीक है ना? अभी ये तो बड़ा बोलने में आसान लगता है, फोकस बनाए रखो। फोकस सर रहता कहां है? ठीक है ना? हाँ, वो तो अर्जुन के टाइम में तो था, क्या था, कोई डाइवर्जन नहीं था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना व्हाट्सएप था। हाँ, अर्जुन को कोई मैसेज नहीं आता था, एसएमएस नहीं आता था, लगाया निशाना लगा हुआ है। हमारे को तो निशाना लगाते हैं, हाँ, तुरंत से एसएमएस आ जाता है, चलाओ ना नैनो से बांध रहे। तो बहुत डाइवर्जन है कि नहीं? ये प्रैक्टिकल है। अगर मैं सोचूं कि उस जमाने में फोकस करना, हाँ, और आज के जमाने में फोकस करना, ठीक है ना, तो ज्यादा आसान कब था? बहुत आसान था। ठीक है ना? चले गए गुरु के पास, कोई नेटवर्क ही नहीं है। लेकिन देखो, एक छोटी सी कहानी है। ओलंपिक्स में शूटिंग की जो कंपटीशन होता है, 1938 की ये स्टोरी है। हंगरी में एक निशानेबाज हुआ था, ठीक है ना? निशानेबाज का नाम था कैरोली। क्या नाम था? कैरोली हंगरी में इतना बढ़िया निशानेबाज था, वहां की आर्मी में भी काम करता था। वो इतना बढ़िया निशानेबाज था कि पिछले 3 सालों से हंगरी के सारे कंपटीशन, जितने चैंपियनशिप हो रहे थे, जितने शूटिंग के वहां पे कंपटीशन थे, वो सारे कंपटीशन कौन जीतता था? कैरोली। ठीक है ना? और कैरोली का लक्ष्य था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होगा, ठीक है, 1938 में ओलंपिक्स होने वाला था, और ये 1937 की बात आपको बता रहा हूं। तो जो ओलंपिक्स होगा, उस ओलंपिक्स को वो जीतना चाहता था, गोल्ड मेडल। ठीक है ना? अभी क्या होता है कि उसी वक्त, जिस वक्त वो सारे कॉम्पिटिशन जीत रहा है और पूरा हंगरी ये मान रहा था कि ये वर्ल्ड का बेस्ट शूटर है, प्रैक्टिस करते वक्त, आर्मी की प्रैक्टिस करते वक्त, उसके हाथ में, उसके राइट हैंड में एक ग्रेनेड ब्लास्ट कर जाता है, और उसका वो हाथ न केवल ब्लास्ट में खराब होता है, बल्कि पूरी तरह से खराब हो जाता है। वो हाथ किसी काम के लायक फिर नहीं रह जाता है। ठीक है ना? इट्स अ ट्रू स्टोरी। अभी जब वो कैरोली का हाथ बिल्कुल खराब हो गया, पूरा कंट्री इस खबर से अफसोस में आ गया, शोक, क्योंकि पूरे कंट्री को पता था कि कैरोली हमारे लिए ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल लाएगा। ठीक है ना? अभी इसमें कैरोली की कहीं कोई गलती है क्या? अभी कैरोली अगर बोले कि भाई मैं नहीं ला पाया गोल्ड मेडल, मेरे संग कितना ज्यादती हुआ, तो बहुत सारे लोग कंधा देंगे उसको, हाँ? लेकिन कैरोली मनी मन कुछ और डिसाइड कर रहा था। 1 से 1.5 महीने में वो अस्पताल से रिलीज होता है, और फिर वो अपने मिशन पे लग जाता है। उसका मिशन है,
और उस मिशन पे वो अकेला लगता है, किसी को साथ में नहीं लेता है, किसी को नहीं बताता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो किसी को बताएगा, अगर वो किसी को इस अपने मिशन के बारे में बताएगा तो लोग हंसेंगे, कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। उसका हाथ खराब हो चुका है, कट चुका है, और वो कहता है कि मैं अब लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि अपने देश के लिए मेडल जीत सकूं। और वो पूरा प्रयास करता है। 1939 में जब उसके देश में नेशनल चैंपियनशिप होती है तो वहां कैरली पहुंचता है, और बाकी सब शूटर्स देखते हैं, अरे ये कैरली, ये कहां से। एक बार तुमको देख के बड़ा आश्चर्य होता है, फिर वो खुश होते हैं कि गुड, आई एम हैप्पी, वी आर हैप्पी कि तुम आए। तुमने ये सोचा कि हम लोग की प्रेरणा देने के लिए, हम लोग का उत्साहवर्धन के लिए तुम आओगे, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि तुम आओगे। आई एम हैप्पी, वी आर हैप्पी कि कैरली तुम यहां पे आए। कैरली बोला कि हम तुम्हारा उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, हम तुमको हराने के लिए आए हैं, हम तुमको डिफीट करने के लिए आए हैं। और इसके बाद कैरली उस कंपटीशन में भाग लेता है। सारे देश के जितने भी निशानेबाज आए थे, वो लोगों ने उस कंपटीशन में अपने 2 हाथों में से जो बेस्ट हैंड था, उस बेस्ट हैंड से शूट किया, और कैरली ने अपने ओनली हैंड से शूट किया। उसके पास केवल ही हाथ था, उसने अपने ओनली हैंड से शूट किया। कौन जीता? कैरली जीता। और इसके बाद कैरली ओलंपिक्स में जाना चाहता है, लेकिन 1940s का जो ओलंपिक था वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वार शुरू हो चुके थे। 1944 के लिए वो तैयारी शुरू कर देता है। लोग फिर बोलते हैं कि अब एक तो तुम्हारे पास हाथ नहीं, और अब तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, तुम 1944 के ओलंपिक्स के लिए तैयारी कैसे कर सकते हो? लेकिन वो तैयारी करता है। 1944 का ओलंपिक्स दोबारा कैंसिल हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ था, ठीक है ना। अभी कैरली अब तो उदास हो जाना चाहिए था, हताश हो जाना चाहिए था, उसको जा करके किसी कंधे पे सर रख करके रोना चाहिए था, है कि नहीं? लेकिन वो बोलता है कि नहीं, 1948 मुझे 1948 के ओलंपिक्स में मेडल जीतना है। लोग फिर कहते हैं कि 1948 तक तो तुम्हारी उम्र बहुत हो जाएगी, कहां से जीत पाओगे, वर्ल्ड में इतने सारे निशानेबाज और आ जाएंगे और तुम्हारे पास सिर्फ एक हाथ। 1948 में ओलंपिक्स होता है, कैरली जाता है, और कैरली वहां पर 2 टूर्नामेंट्स में सारे जितने भी निशानेबाज आए थे उन्होंने अपने बेस्ट हैंड से शूट किया, और कैरली ने अपने ओनली हैंड से, लेफ्ट हैंड नहीं, ओनली हैंड से शूट किया, और 1948 का जो गोल्ड मेडल है वो कैरली जीतता है। पिक्चर अभी बाकी है। 1948 के बाद 1952 के ओलंपिक्स के लिए भी कैरली तैयारी करता है। लोग कहते हैं कि अब तो तुम सही में पागल हो गए हो, लेकिन वो बोलता है कि हाँ मैं पागल हूं। और 1952 का ओलंपिक्स, आप ओलंपिक्स का रिकॉर्ड उठा के देखें, ओलंपिक्स वालों ने इसके ऊपर पूरी वीडियो फिल्म बनाई है कैरली के ऊपर में। कैरली ने 1952 के ओलंपिक्स में दोबारा गोल्ड मेडल जीता, और 1952 के ओलंपिक्स के बाद कैरली के जो शिष्य थे उन लोगों ने हंगरी के लिए गोल्ड मेडल जीता। सो दैट्स द स्पिरिट ऑफ ए पर्सन हु हैज डिसाइडेड दैट ही हैज टू विन, जिसने जीतने के लिए डिसाइड कर लिया है। यदि आप ठान लें, यदि आप मान लें, यदि आप जान लें कि आपने जीतना है, तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता है। मैंने आपसे जिक्र किया था ब्रूस ली के पत्र के बारे में, सबको याद है? वो पत्र मेरे पास यहां पर है, क्या आप चाहेंगे, लेना चाहेंगे उस पत्र को? हाँ, बंटवा दो सबको। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये पत्र जो ब्रूस ली ने लिखा था, ये वो पत्र नहीं है, ये वो पत्र है जो आपको लिखना है, ठीक है कि नहीं है? और इस पत्र का नाम क्या होगा? क्या नाम है तुम्हारा? अनिल, ठीक है ना? द अनिल्स लेटर। जैसे ब्रूस लीज लेटर वैसे ही
अनिल लेटर। तुम्हारा, अरे तुम्हारा नाम अनिल थोड़ी ना है, अपना नाम रखो ना, ये तुम्हारा पत्र है, ठीक है ना। कभी आपने लिखा है अपने आप को पत्र? या सुनो, हाँ? अच्छा, सबसे ज्यादा तुम दुनिया में किसको प्यार करते हो? काहे झूठ बोलते हो? अपने आप को, ठीक है ना। आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अपने आप को। आज तक अपने आप को कोई पत्र नहीं लिखा, ठीक है ना। आज एक नई शुरुआत हो रही है। आज आप ये नया क्लास कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आज आप यहां पर इस पत्र के माध्यम से अपने आप को संदेश दें। ये पत्र आप बड़े सोच विचार के साथ भरना। अभी जरूरी नहीं कि अभी तुरंत भरना, ठीक है ना, अभी जरूरी नहीं है। कल आप इस पत्र को भर के रख लेना, ठीक है ना। बिल्कुल सबके पास होना चाहिए, ठीक है ना। कल आप सभी के बीच में एक रूटीन डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, साथ ही साथ आपके बीच में एक रूल्स, जो हमारे सिमेज के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उसूल हैं, उनके बारे में भी कल आपको जानकारियां दी जाएंगी, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ कल आपको दिया जाएगा। और एक किताब, क्योंकि हमारा मानना है अंग्रेजी का बहुत महत्व है, ठीक है ना। और अंग्रेजी आपकी कमजोरी बन जाती है, वो कमजोरी नहीं बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? ताकत। तो आप अंग्रेजी को कैसे अपनी ताकत बनाएं, इसके लिए एक किताब आपको इश्यू की जाएगी। और एक किताब ने इनफैक्ट उसमें 5 किताबें हैं और 2 सीडी है, ठीक है ना। तो उसको आप कल आपको इश्यू किया जाएगा, उसको आप स्टडी करोगे, ठीक है। और आज अभी यहां इस क्लास को समाप्त करने के पहले, ठीक है ना, मैं बार बार आपसे बातें कर रहा था कि स्विच ऑन, किसका स्विच ऑन है, किसका स्विच ऑफ है, ठीक है ना। आप लोगों का स्विच कम से कम मैं चाहता हूं कि जाते जाते ऑन कर दूं, ठीक है ना। आपको पता है स्विच कैसे ऑन करते हैं? हाँ, आपको पता है? बहुत सारे छात्रों को नहीं पता है, ठीक है ना। तो स्विच कैसे ऑन होगा ये आप पहले समझ लो। सब एक काम करो, सब एक बार खड़े हो जाओ, ठीक है ना। बहुत देर से बैठे हुए हैं। अभी जो अभिभावक है, जो गार्जियन है, माता जी आप भी खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सब लोग खड़े हो जाएं, सबका स्विच ऑन होना चाहिए ना, ठीक है ना। ये अक्सर तो क्या होता है कि मम्मी पापा का स्विच ऑफ होता है ना, बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, अभी 12th के तुम्हारे नंबर आए थे ना कुछ दिन पहले, तुम्हारे नंबर की चर्चा से ज्यादा पड़ोसी के नंबर की चर्चा होती है। वो फलानी जो है सरिता की बेटी को देखो कितना नंबर आ गया, उसके बेटे को देखो कितना नंबर आ गया। ये देखिए, आप गार्जियन जो आए हैं वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, मेरा तो धर्म नहीं है कि मैं आपको बोलूं, लेकिन जब भी आप अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे से करते हैं, आप अपने बच्चे का स्विच क्या कर रहे होते हैं? ऑफ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जरा सोचिए, अगर वो बोल दे फलाने के पापा को देखो ना, लेकिन हम अपने जीवन में ये कुछ कुछ चीजें जो है हमें अवेयर होना होगा, और हम अवेयर तब होंगे जब हमारा स्विच ऑन होगा। और अक्सर हमारा स्विच क्या होता है? ऑफ हो जाता है। जब भी आपका स्विच ऑफ होगा, आपके दिमाग में क्या होगा? अंधकार होगा। और अंधकार में लक्ष्य साफ दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। तो स्विच को क्या करना है? ऑन करना है। अब स्विच को आप ऑन करते हैं, दिमाग को मैसेज देते हैं कि देखो दिमाग बाबू साहब समझ जाओ, ये अंधकार हो रहा है, इसको लाइट करो, ठीक है ना। नहीं तो ऑफ होगा तो सब गड़बड़ होगा। सारी महाभारत स्विच ऑफ होने के बाद ही छिड़ती है, ठीक है ना। तो अभी आप सब लोग अपना अपना लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड कैरोली वाला, ठीक है ना, अपना अपना लेफ्ट हैंड यहां पर आगे रखें अपने छाती के पास। तो क्या करना है? अपना अपना स्विच को ऑन करना है, ठीक है ना। और ऑन करने के लिए क्या करेंगे आप? अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड को ठक से नॉक करेंगे
और जोर से आपके मुंह से निकलेगा स्विच ऑन। क्या निकलेगा? देखिए कैसे, स्विच ऑन। ये थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है ना। एकदम एक झटके में, एकदम एक बार में मैं स्विच ऑन बोलूंगा, उसके तुरंत बाद आप लोग सब लोग साथ में बोलेंगे स्विच ऑन, ठीक है ना। स्विच ऑन, स्विच ऑन। वाह, जबरदस्त जी। अभी क्या करना है, अभी एक बार फिर से सबका बगल वालों का हाथ पकड़ लो, ठीक है ना। पकड़ लो, पकड़ लीजिए भाई साहब, ठीक है ना। कोई अकेला टगा फूटा पपीता की तरह नहीं रहेगा। हाँ, अभी हाथ ऊपर, पकड़े पकड़े, ठीक है ना। तो आपने अपने अपने बगल वालों के हाथ पकड़ लिए, ठीक है ना। अभी क्या है, जो मैं बोलूंगा उस चीज को आप रिपीट करेंगे, और रिपीट करते वक्त क्या करेंगे, बगल वाले का हाथ, और ये टेंशन मत लेना कि वो पहले दबा देगा, ठीक है ना। आपने भी पहले नहीं दबाना है। मजा तो तब है जब दोनों दोनों साथ दबाएंगे, ये सुनो। तो अभी आपने क्या करना है, हाथ पकड़ लिया। बहुत 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 ऊर्जा, बहुत ऊर्जा, बहुत बढ़िया है। अभी पहला सेंटेंस, आई एम सक्सेसफुल। ये वाला नहीं, अभी सब थक गए हैं, ठीक है ना। आई एम, दूसरा सेंटेंस, आई बिलीव। तीसरा, आई क्रिएट। चौथा, आई एम ए विनर। ये इस तरीके से नहीं, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई बिलीव, आई बिलीव, आई क्रिएट, आई क्रिएट, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर। दबा रहे थे कि नहीं दबा रहे थे? देखो, बहुत कुछ है अभी, बहुत कुछ है अभी जो अगले 3 साल में आपको दिया जाएगा। और मैंने आपको एक कविता वाजपेयी जी की सुनाई, एक कविता जो मैंने लिखी थी, बहुत साधारण सी कविता है, बहुत सरल सी कविता है। वाजपेयी जी की कविता के बाद, पढ़ने के बाद उस कविता को पढ़ने में संकोच होता है, लेकिन चूंकि मैंने खुद लिखी इसलिए मुझे वो बड़ी प्रिय है। देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से। होते नहीं अरमान पूरे, होते नहीं अरमान पूरे, खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चलते हैं सभी पर दिशा का ज्ञान नहीं है। भरे पड़े हैं ऐसे भी लोग इस जहान में, भरे पड़े हैं ऐसे भी लोग इस जहान में, जो सांस तो लेते हैं मगर उनमें भी जान नहीं है। करना है चमत्कार, करना है चमत्कार, तो चरित्र को सूर्य की तरह चमकाना होगा, आती जाती सांसों में उत्साह के प्रवाह को लाना होगा। करना है चमत्कार, तो चरित्र को सूर्य की तरह चमकाना होगा, आती जाती सांसों में उत्साह के प्रवाह को लाना होगा, और परिस्थितियां साथ दे या ना दे, पर अपने इरादों को, अपने हौसले को, अपने दृष्टिकोण को मजबूत बनाना होगा। मेरे हालात पे हंसने वाले, मेरे हालात पे हंसने वाले, ये ना सोच कि मैं कमजोर हूं। मेरे हालात पे हंसने वाले, ये ना सोच कि मैं कमजोर हूं, ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। ये तो बस वक्त की बात है,
कभी दिन है तो कभी रात है, अभी सूरज का निकलना बाकी है, चिड़ियों का चहकना बाकी है, मुर्गे का बांग देना बाकी है। इस काली अंधेरी रात के पीछे उजाले की किरण मुझे दिखाई देती है, जो धीरे से मुस्कुरा के मेरे कानों में कहती है कि हिम्मत न हार, कि हिम्मत न हार, मैं आती हूं, बस थोड़ा तुझे आजमाती हूं, बस थोड़ा तुझे आजमाती हूं। रास्ते कितने भी कठिन हो, रास्ते कितने भी कठिन हो, सच्चाई का साथ ना छोड़ना, और तूफान कितने भी आ जाए अपने उसूलों को ना तोड़ना। मेरे हालात पे हंसने वाले ये ना सोच कि मैं कमजोर हूं, ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। आज यहां इतने सारे अभिभावक भी आए, छात्र आए, इतनी देर तक हमने बातचीत की। फिर वक्त मिलेगा, फिर बातचीत होगी, फिर वक्त मिलेगा, होगा तुम्हारा और मेरा सामना। तब तक तुम्हारे भविष्य के लिए मेरी शुभकामना।